नमस्कार। इस वीडियो में हम बी ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के जो सब्जेक्ट है हिंदी भाषा स्वरूप संरचना एवं इतिहास, इसके यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें हिंदी भाषा के नवीन स्वरूप को पढ़ना है, जैसे प्रिंट मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी, या सोशल मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी और सिनेमा की भाषा के रूप में हिंदी। तो हम बारी बारी से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम की 3 यूनिट की वीडियो पहले बनाई जा चुकी है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट को हमने कवर कर लिया है। ये चौथी यूनिट की वीडियो है। इसके बाद आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। हमारे चैनल पर हिंदी भाषा स्वरूप संरचना एवं इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। इन सारे वीडियोज़ को आप वहां से देख सकते हैं। इन सभी वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का नवीन स्वरूप। हिंदी भाषा केवल एक संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज, संस्कृति और चेतना की अभिव्यक्ति का सजीव उपकरण है। 21वीं शताब्दी में तकनीकी क्रांति, वैश्वीकरण और डिजिटल युग के आगमन ने हिंदी के स्वरूप को बहुआयामी और गतिशील बना दिया है। हिंदी भाषा अब केवल साहित्य या शास्त्रीय व्याकरण की सीमाओं में बंधी नहीं है, बल्कि यह जनसंचार के विविध माध्यमों के द्वारा नए नए रूपों में प्रकट हो रही है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भाषा सदैव परिवर्तनशील रही है। जब जब नए माध्यम विकसित हुए हैं, भाषा ने उनके अनुसार अपना स्वरूप बदला है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और सिनेमा, ये चारों माध्यम हिंदी भाषा के विभिन्न नवीन रूपों के जनक बने हैं। प्रत्येक माध्यम की अपनी भाषिक विशेषता, शब्द संपदा और अभिव्यंजना शैली है। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि भाषा हमेशा जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती है। यहाँ भी कहा गया है कि भाषा सदैव परिवर्तनशील रहता है। वह नए नए रूपों में प्रकट होता है जब वो नए नए माध्यमों से होकर गुजरती है। तो जब भाषा जटिल रहती है तो जनसाधारण उसे नहीं बोल पाता, नहीं समझ पाता, तो वो अपने लिए नए भाषाओं का प्रयोग करता है जो सरल हो, जो आसान हो। उसी भाषा को तोड़ मरोड़ कर आसान बनाकर प्रयोग करता है, जिससे जब बड़ी आबादी उसका प्रयोग करने लगती है तो वो नए स्वरूप में विकसित हो जाता है, और या तो वो नई भाषा का रूप ले लेता है या फिर जो पहले की भाषा थी वो इस भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहता है, जटिलता से सरलता की ओर बढ़ता है। यहाँ बताया गया है कि अलग अलग माध्यमों से, जैसे प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सोशल मीडिया, इन सभी का जब विकास हुआ, इससे जब हिंदी गुजरी, तो इसके भी स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन आए हैं, जो कि हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पहली यूनिट में पढ़ा था हिंदी का विकास यात्रा में, जिसमें हमने देखा था कि संस्कृत निष्ठ हिंदी थी, उससे फिर साहित्यिक भाषा बनी। फिर 19वीं से 20वीं शताब्दी जब आती है, तब प्रिंट मीडिया का उदय हुआ, प्रिंट मीडिया का आविष्कार हुआ। गुटनबर्ग में पहला प्रेस का आविष्कार हुआ था, छापकर खाने का। तो जब प्रिंट मीडिया का विकास हुआ, प्रिंट मीडिया एक जनसंचार का माध्यम है, जिससे जनसंचार किसे कहते हैं, जब किसी मैसेज को किसी चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बहुत लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो वो जनसंचार कहलाता है। तो जब हम अधिक लोगों तक किसी मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, किसी न्यूज़ को पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी भाषा को सरल रखना होगा, ताकि वो सभी समझ सके। तो इसीलिए प्रिंट मीडिया के आगमन से हिंदी सरल और बोधगम्य गद्य शैली में प्रयोग होने लगी। फिर 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास हुआ, जिसमें श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग बड़े स्तर पर होने लगा। फिर सोशल मीडिया का विकास 21वीं शताब्दी में हुआ। इसमें
हिंदी के साथ अंग्रेजी मिक्स करके रोमन शैली में लिखा जाने लगा, इंग्लिश का प्रयोग होने लगा, अनौपचारिक भाषा के रूप में इसका प्रयोग बृहत स्तर पर होने लगा। सिनेमा की भाषा की बात करें तो सिनेमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद से समानांतर चलती रही। सोशल मीडिया के दौर में भी सिनेमा में ओटीटी आ गए, तो ये साथ साथ चलती रही। इसमें लोक भाषा और बाजार की भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये हिंदी के नवीन वैश्विक स्वरूप है। हम बारी बारी से इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले है प्रिंट मीडिया की भाषा। प्रिंट मीडिया से तात्पर्य है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पर्चे या अन्य मुद्रित माध्यम। मुद्रित का ही अंग्रेजी रूपांतरण या अंग्रेजी अनुवाद प्रिंट है। तो जितने भी मुद्रित माध्यम है जिससे संचार होता है वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। यह हिंदी भाषा के नवीन स्वरूप की सबसे पुरानी और स्थापित शाखा है। भारत में हिंदी प्रिंट मीडिया की शुरुआत उदंत मार्तंड 1826 से मानी जाती है। जुगल किशोर शुक्ला थे, उन्होंने उदंत मार्तंड नामक हिंदी की न्यूज़पेपर निकाले थे सबसे पहले 1826 में। वहीं से हिंदी भाषा प्रिंट माध्यम में उपयोग में आया सबसे पहले। हिंदी भाषा के प्रिंट मीडिया में जो प्रयोग होता है उसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि सरल, स्पष्ट और बोधगम्य वाक्य विन्यास होता है जिससे पाठक को सूचना शीघ्र मिल सके। सरल यानी आसान और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होता है। बोधगम्य यानी जो आसानी से समझ में आ सके। तो इस प्रकार के वाक्य विन्यास का प्रयोग होता है जिससे पाठकों तक सूचना आसानी से और जल्दी पहुंच सके। फिर इसमें मानक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। मानक हिंदी में व्याकरणिक शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि ये प्रिंट माध्यम है, ये अस्थाई माध्यम है। इसमें किसी डिजिटल माध्यम के जैसा एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पहले से ही इसमें शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है और व्याकरणिक शुद्धता को ध्यान में रखा जाता है। फिर शीर्षक भाषा में लाक्षणिकता और संक्षिप्तता रहती है। ध्यान आकर्षण करने हेतु उसमें संक्षिप्त शीर्षक दिया जाता है जो अट्रैक्टिव हो। फिर तटस्थ और वस्तुनिष्ठ भाषा होती है। समाचार में भावुकता का अभाव होता है। संपादकीय भाषा में विचारशीलता और तर्कपूर्णता होती है। विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग विविध क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे तकनीकी में, राजनीति में या फिर आर्थिक जो खबरें होती है उसमें विशिष्ट तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। फिर उर्दू, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी इसमें समाहित किया जाता है। फिर इसकी भाषिक संरचना को देख लेते हैं प्रिंट मीडिया की। इसमें शब्द चयन को देखें तो प्रचलित, सहज, बोधगम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। उर्दू और फारसी शब्दों का भी मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। वाक्य संरचना की बात करें तो इसमें छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, स्पष्ट वाक्यों का, और उल्टा पिरामिड शैली में ये लिखी जाती है। शीर्षक की भाषा की बात करें तो संक्षिप्त शीर्षक होता है, लाक्षणिक और आकर्षक होता है, जो लोगों को आकर्षित कर ले ताकि बाजार में वो अखबार ज़्यादा चले। फिर संपादकीय की भाषा की बात करें तो संपादकीय की भाषा प्रौढ़, तर्कपूर्ण और विचारशील होती है। हर एक अखबार में एक संपादकीय पृष्ठ आता है जिसमें उसके चीफ एडिटर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। विज्ञापन की भाषा की बात करें तो विज्ञापन आकर्षक होना लाजमी है। फिर भावों को उद्दीपित करने वाली होती है, प्रेरक होती है, जिससे लोगों को आकर्षित किया जा सके। फिर फीचर की भाषा की बात करें तो ये साहित्यिक रंग और वर्णनात्मक होती है, रोचक भाषा होती है फीचर की। फिर परिशिष्ट की भाषा, विशेष परिशिष्ट की भाषा करें तो ये क्षेत्र विशेष की बोली का समावेश होता है। इस प्रकार अलग अलग विधाओं में अलग अलग
भाषा भाषिक संरचना का प्रयोग किया जाता है। हिंदी प्रेस और भाषा परिवर्तन का प्रवाह देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया उदंत मार्तंड 1826 में जुगल किशोर शुक्ल द्वारा जो पहली हिंदी की अखबार है इसका संपादन किया जाता है। इसमें संस्कृत निष्ठ और भारी शब्दों का प्रयोग किया गया था क्योंकि ये पहला था। फिर युगांतर और केसरी अभ्युदय जैसी राष्ट्रवादी पत्रिकाएं आईं। केसरी बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है, तो इसमें राष्ट्रवादी थी, लोगों को जोड़ना था ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में, तो इसलिए इसमें ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया, आकर्षण वाला भाषा का प्रयोग किया गया। फिर स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी दैनिक समाचार आने लगे जिसमें लोक संप्रेषण की सरल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर 1990 के दशक में उदारीकरण आया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, जिसमें बाजार उन्मुख और विज्ञापन केंद्रित भाषाएं आई। दुनिया भर की कंपनियां भारत में आई जिस कारण विज्ञापन की होड़ लग गई और फिर विज्ञापन केंद्रित भाषा का प्रयोग होने लगा। फिर 21वीं सदी में डिजिटल और प्रिंट का मेल देखने को मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का विकास हो गया था और इसमें इंग्लिश का प्रयोग होता है सोशल मीडिया के आने से। वर्तमान में हम देखते हैं बोलचाल और मानक हिंदी का सम्मिश्रण हमें हर जगह देखने को मिलता है। प्रिंट मीडिया की भाषा की भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भाषा का जो रूप जनमानस को सबसे अधिक स्वीकार्य हो वही उसका सबसे सशक्त रूप है। प्रिंट मीडिया की भाषा इसी सिद्धांत का व्यवहारिक उदाहरण है। यह न तो पूर्णतः संस्कृत निष्ठ है और न ही अत्यंत बोलचाल की। यह एक संतुलित मानक भाषा है जो पाठक के मानसिक स्तर से सामने बैठाती है। भाषाविद रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार हिंदी प्रेस की भाषा ने खड़ी बोली को उसका परिष्कृत और व्यापक रूप दिया है। 19वीं शताब्दी में जब हिंदी और उर्दू के बीच वाद विवाद चल रहा था तब प्रिंट मीडिया ने एक ऐसी भाषा विकसित की जो दोनों की विशेषताओं को समेटती हो। प्रिंट मीडिया की भाषा की आधुनिक प्रवृत्तियों को देखें तो आज प्रिंट मीडिया एक ओर भाषिक विशुद्धता का पक्षधर है तो दूसरी ओर वह बाजार और पाठक की मांग के अनुसार भाषा को बदलने पर भी विवश है। इसमें आधुनिक मीडिया की जो आधुनिक प्रिंट मीडिया है इसकी भाषिक संरचना को देखें तो इसमें कोड का मिश्रण होता है, जैसे कि हिंदी के साथ अंग्रेजी का समावेश होता है जिसे इंग्लिश कहते हैं। फिर वाक्यों के बीच में भाषा बदलने की प्रवृत्ति है। फिर नवनिर्मित शब्दावलियाँ आ गई हैं जैसे स्मार्टफोन, डिजिटल, ऑनलाइन, इन सब का हिंदीकरण किया जाता है। फिर स्थानीय बोलियों का प्रभाव भी आजकल के जो अखबार है उसमें देखने को मिलता है, जैसे भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी के शब्द इसमें उपयोग किए जाने लगे हैं। संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति भी आ गई है, शब्दों को छोटा, जैसे डॉक्टर को डॉ और डॉट लिख देते हैं, फिर प्रोफेसर को प्रो लिख देते हैं, तो इस तरह से शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया गया है आधुनिकीकरण के दौर में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तात्पर्य है रेडियो, टेलीविज़न जो इलेक्ट्रिसिटी पे आश्रित हो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो जितने भी ऑडियो और वीडियो विजुअल्स और जो हम देखते हैं वे सारे जो मीडिया के माध्यम है वे सारे इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें श्रव्य और दृश्य पे आधारित होता है, जिसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार चैनल, ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आदि आते हैं। ये दोनों श्रव्य और दृश्य दोनों इंद्रिया पर को प्रभावित करते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा प्रिंट मीडिया से भिन्न और अधिक जीवंत है। इसके स्वरूप को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा मुख्यतः श्रव्य होती है। इसमें उच्चारण, स्वर के उतार चढ़ाव, लय और गति का महत्व अत्यंत अधिक होता है।
भाषा शास्त्री इसे बोलचाल की परिष्कृत भाषा कहते हैं, जहाँ लिखित व्याकरण की कठोर बाध्यता कम होती है किंतु स्पष्टता और प्रवाह की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेषताओं को देख लेते हैं। इसमें बोलचाल की परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि बोध श्रोता को सहज बोध हो और वो आसानी से मैसेज को समझ सके, संदेश को जान सके। फिर इसमें छोटे सपाट और स्पष्ट वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में सुगम हो। क्योंकि ये प्रिंट मीडिया की तरह स्थिर नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है, गतिशील रहता है, तो इसलिए श्रोताओं को याद हो सके इसलिए छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में सुगम हो और वो याद हो सके। प्रिंट मीडिया को हम दोबारा पीछे करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे हम पीछे करके नहीं सुन सकते, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए छोटे और सपाट स्पष्ट वाक्यों का प्रयोग इसमें किया जाता है। स्वर, लय, गति का विशेष महत्व है। इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति का उचित प्रयोग किया जाता है क्योंकि श्रोता की स्मृति में बने रहने हेतु। चित्र भाषा के साथ मौखिक भाषा का तालमेल रहता है। आप न्यूज़ चैनल्स पर देखते होंगे, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आता है तो वो चैनल पर आप स्क्रीन पर उसका लिखा हुआ देखते हैं चित्र भाषा के रूप में, और मौखिक भाषा के रूप में उसे पीछे एंकर बोल रहा होता है। तो वही बताया गया है कि चित्र भाषा के साथ मौखिक भाषा का तालमेल रहता है। एंकर और संवाददाता की व्यक्तिगत शैली का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। जैसे आप रवीश कुमार की रिपोर्ट देखते हैं तो वो अपनी शैली में बताते हैं। आप चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट देखते हैं, श्वेता सिंह की रिपोर्ट देखते हैं तो वे अपनी शैली में बताती हैं। उसी प्रकार तत्कालिकता और वर्तमान कालिकता की भाषा का भी असर पड़ता है। फिर भावनात्मक और नाटकीय तत्वों का भी समावेश इसमें देखने को मिलता है। इसके उदाहरण में आप अर्णव गोस्वामी को देख सकते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर खबरें सुनाता है। फिर इसके बाद हम रेडियो की भाषा देखते हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने हिंदी भाषा के मानकीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो की भाषा शुद्ध मानक हिंदी पर आधारित होती है। यहाँ शब्दोच्चारण की शुद्धता, स्वर नियंत्रण और भाषिक प्रवाह पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रेडियो की भाषा श्रव्य माध्यम में होती है, जबकि दूरदर्शन की भाषा श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम में है। रेडियो की भाषा उच्चारण शुद्धता सर्वोपरि होती है। दूरदर्शन की भाषा में व्यक्तित्व और प्रस्तुति का भी महत्व रहता है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग रेडियो में किया जाता है, जबकि दूरदर्शन पर लोकप्रिय और सरल आकर्षक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। रेडियो में कल्पनाशीलता की भाषा होती है, दूरदर्शन में वास्तविकता और दृश्य की भाषा होती है। क्योंकि ये दृश्य और श्रव्य माध्यम दोनों है, तो हमारे स्क्रीन पर एक विजुअल्स चलते रहते हैं, वीडियो चलता रहता है, कुछ कार्टून चलता रहता है और उसके पीछे से एंकर या फिर कोई भी साउंड आता रहता है। जबकि रेडियो में केवल हमें आवाज़ सुनने को मिलती है, इसलिए उसमें कल्पनाशीलता का अधिक प्रयोग होता है। फिर रेडियो श्रोता की कल्पना को जगाती है और दूरदर्शन दर्शक को सूचित और मनोरंजित करती है। रेडियो में एकांकी संप्रेषण होता है और दूरदर्शन में सामूहिक और पारिवारिक संप्रेषण होता है। समाचार चैनलों की भाषा का विश्लेषण देख लेते हैं। 1990 के बाद निजी समाचार चैनलों के आगमन से हिंदी की भाषा में एक नई क्रांति आई। इन चैनलों ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नाटकीय, भावनात्मक और संवेदनशील भाषा का विकास किया। इसे प्रायः मीडिया हिंदी या न्यूज़ हिंदी कहा जाता है। समाचार चैनलों की भाषा की प्रवृत्तियां देखते हैं। पहला है ब्रेकिंग न्यूज़, तेज, उत्तेजक और ध्यान खींचने वाली जो तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होती है वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। फिर डिबेट होता है, स्टूडियो बहस जो कि आरोप और प्रत्यारोप पर आश्रित होता है। इसकी भाषा उत्तेजनापूर्ण होती है। फिर फील्ड रिपोर्टिंग की भाषा सीधी, तत्काल और वर्तमान केंद्रित होती है। ग्राफिक्स
और शीर्षक की भाषा अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावशाली होती है, जिसे एक बार में पढ़कर स्मृतियों में याद किया जा सके, समझा जा सके। फिर इंग्लिश का व्यापक उपयोग देखने को मिलता है। एक्सक्लूसिव, लाइव, अपडेट जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। डॉक्टर विष्णु खरे के अनुसार हिंदी समाचार चैनलों ने भाषा को एक प्रकार का तमाशा बना दिया है। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि इससे हिंदी जन जन तक पहुंची है और भाषा का लोकतंत्रीकरण हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा प्रवाह का आरेख दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं 1927 ईस्वी में रेडियो युग का आरंभ हुआ था, जिसने शुद्ध मानक हिंदी का प्रयोग किया। इसमें आकाशवाणी की शैली भी प्रयोग की जाती है। फिर दूरदर्शन का काल आया 1959 में। इसमें दृश्य और श्रव्य भाषा आई और मानक प्रस्तुति होती रही। फिर 1990 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता है, एलपीजी, जब हमारा देश बाहरी देशों के लिए खोल दिया गया, विदेशी कंपनियां आई, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स होने लगे, तब निजी चैनल्स आए 1992 में। तब प्रतिस्पर्धी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, नाटकीय, बाजारोन्मुख भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। चूँकि विज्ञापन, विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने विज्ञापन पर बल दिया, तो बाजार केंद्रित भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ गया चैनलों के बीच में। फिर 2000 के बाद से 24x7 न्यूज़ चैनल्स आने लगे, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़, संस्कृति और इंग्लिश का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर ओटीटी और डिजिटल स्ट्रीमिंग का दौर आया 2015 के बाद, जिसमें विविध स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओटीटी और यूट्यूब की भाषा को देखें तो ये आधुनिक दौर के जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स है, इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी हिंदी भाषा को एक बिल्कुल नया आयाम दिया है, जहां भाषा अधिक व्यक्तिगत, अनौपचारिक एवं दर्शक केंद्रित हो गई है। कंटेंट क्रिएटर की भाषा जैसे गाइस, यार, सीरियसली जैसे शब्दों का मुक्त प्रयोग किया जाने लगा है। हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं का त्रिभाषिक मिश्रण देखने को मिलता है। सब टाइटल संस्कृति ने हिंदी के रोमन लिप्यांतरण को बढ़ा दिया है। ब्लॉग, पॉडकास्ट एवं रील की भाषा अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावी और बोलचाल प्रधान होती है। अब हम सोशल मीडिया की भाषा को देख लेते हैं। सोशल मीडिया यानी जहाँ लोग यूजर जनरेटेड कंटेंट्स होते हैं, अलग अलग लोग डिजिटल रूप में आपस में बातें करते हैं, मिलते हैं, तो वो सोशल मीडिया कहलाता है। जैसे फेसबुक, ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कू आदि सोशल मीडियाज हैं। इन सभी ने भी हिंदी के इतिहास में सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। यह परिवर्तन इतना गहरा है कि कुछ भाषाविद इसे तीसरी भाषाई क्रांति कहते हैं। पहली भाषाई क्रांति देवनागरी का मानकीकरण, द्वितीय भाषाई क्रांति प्रिंट क्रांति और तीसरी सोशल मीडिया द्वारा। सोशल मीडिया के हिंदी के मूलभूत लक्षण को देखें तो इसमें संक्षिप्तीकरण रहता है, रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, यानी हिंदी की बातों को अंग्रेजी की शैली में लिखी जाती है। वर्तनी की अनियमितता इसमें देखने को मिलती है। हैशटैग भाषा का प्रयोग किया जाता है। हैशटैग किसी को कैटेगराइज करने के लिए यूज किया जाता है। फिर थ्रेड शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। शाब्दिक विशेषता देखें तो नवनिर्मित शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। इमोजी की भाषा, इमोजी के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मीम्स आ गए हैं, मीम्स की शब्दावली के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फिर विदेशी शब्दों का आत्मसात किया गया है बहुत सारे। एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ गया है, जिसमें अलग अलग जगहों से सब लोग मिलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फिर स्लैंग का मानकीकरण आ गया है। स्लैंग आप जानते होंगे जेनजी की लैंग्वेज है। फिर सामाजिक संस्कृति अगर परिवर्तन देखें तो वर्ग विहीन भाषा बन गया है। युवा संस्कृति की भाषा आ गई है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स
देखने को मिलता है। वायरल भाषा संस्कृति आ गई है। पहचान निर्माण की भाषा सोशल मीडिया में देखने को मिलती है। नौ शब्द निर्माण को देखें तो सोशल मीडिया ने हिंदी में शब्द निर्माण की गति को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। ये शब्द जनसाधारण द्वारा निर्मित होते हैं, किसी अकादमी अथवा शब्दकोश की प्रतीक्षा किए बिना। जैसे नए शब्द ट्रोलिंग के माध्यम से आते हैं, वायरल वायरलिटी के माध्यम से आते हैं, फेक न्यूज़ के माध्यम से आते हैं, फिर अनफ्रेंड करना यानी मित्रता समाप्त करना, ये सब नए शब्द हैं जो यूजर्स द्वारा जनरेट किए गए हैं। ये कोई डिक्शनरी द्वारा नहीं बनाया गया है। फिर व्हाट्सएप और हिंदी भाषा को देखें तो व्हाट्सएप ने हिंदी के अनौपचारिक बोलचाल रूप को एक लिखित माध्यम दिया है। यह भाषा विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत रोचक है, क्योंकि यहाँ बोली स्पोकन लैंग्वेज और लिखी हुई भाषा रिटन लैंग्वेज का अंतर समाप्त हो जाता है। इसमें वॉइस नोट का भी ऑप्शन आता है, जिसमें लिखित भाषा का मौखिक प्रतिस्थापन होता है। फिर इमोजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे दुखी के लिए ये रोने वाला इमोजी है, फिर ठीक है ओके इसके लिए ये थम्स अप का इमोजी का प्रयोग किया जाता है। फिर स्टिकर्स का प्रयोग किया जाता है। फिर मैसेज फॉरवर्ड करने की संस्कृति है, भाषाई प्रचार का यह नया माध्यम है। फिर ट्विटर या एक्स, जो अब एक्स हो गया है, इसमें देखें तो ट्विटर ने हिंदी राजनीतिक प्रवचन को एक नया आयाम दिया है। 280 अक्षरों की सीमा ने हिंदी को अत्यंत संक्षिप्त, तीखी और प्रभावशाली बनाया है। ट्विटर का रूल है कि अब तो शायद चेंज हो गया, पहले रूल था कि इस पे 280 शब्दों में ही आप एक बार ट्वीट कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्ड लिमिट था। तो इसलिए इसमें कम शब्दों में अधिक भावनाओं को व्यक्त करना होता था, तो 280 शब्द सीमा थी। इसलिए इसमें भाषा का एक नया प्रारूप विकसित हुआ। तो ये ट्विटर का योगदान है। ट्विटर की हिंदी नई राजनीतिक भाषा का निर्माण कर रही है, जहां हैशटैग मैनिफेस्टो बन जाता है और 280 कैरेक्टर का आंदोलन का नारा। ये आशीष नंदी नाम के एक भाषा वैज्ञानिक है, इन्होंने लिखा है। फिर सिनेमा की भाषा देख लेते हैं अब, जो लास्ट टॉपिक है। भारतीय सिनेमा, विशेषकर हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड ने हिंदी भाषा के स्वरूप को जितना बदला है उतना शायद ही किसी अन्य माध्यम ने बदला होगा। 1913 में दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से लेकर 2024 के ओटीटी मूल कंटेंट तक सिनेमाई हिंदी एक स्वतंत्र भाषा व्यवस्था के रूप में विकसित हुई है। सिनेमा की भाषा की विशेषताओं को देखते हैं। इसकी भाषाएं जन्य ग्रह होती है, यानी हर वर्ग हर क्षेत्र के दर्शकों को आसानी से समझ में आ सके ऐसी भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें भावनात्मक तीव्रता होती है, प्रेम क्रोध करुणा की सशक्त अभिव्यक्ति को दिखलाया जाता है। फिर काव्यात्मकता होती है इसकी भाषाओं में, गीतों में हिंदी का साहित्यिक स्तर ऊंचा रहता है। फिर लोक भाषाओं और बोलियों का स्वाभाविक उपयोग इसमें देखने को मिलता है। पात्र के अनुसार भाषा का प्रयोग होता है। कोई खलनायक है तो वो उस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, रावड़ी टाइप का। फिर कोई नायक है, वो शालीन एकदम मर्यादा में रहकर बातें करेगा। फिर कोई कॉमेडी वाला पात्र है, हास्य पात्र है, तो वे उस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा। फिर इसमें क्षेत्रीय रंग देखने को मिलते हैं, भोजपुरी राजस्थानी पंजाबी गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर अभिनय और भाषा का अद्वितीय संयोग इसमें देखने को मिलता है। सिनेमाई भाषा का ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं। सन 1913 में पहली मूक फिल्म आई थी जिसमें कोई भाषा नहीं थी। फिर 1929 में शायद पहली आलम आरा आई थी, पहली बोलती फिल्म। 1931 में आई थी पहली बोलती फिल्म, जिसमें उर्दू प्रधान हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर स्वर्णिम युग आता है हिंदी सिनेमा का, 1947 से 1970 तक, जिसमें काव्यात्मक हिंदी उर्दू का लिरिकल संवाद का प्रयोग किया जाता है। फिर मसालेदार युग आता है, रोमांटिक वाला युग, 1970 से 1990 तक, जिसमें मुंबईया हिंदी और वर्ग संघर्ष की भाषा का प्रयोग
देखने को मिलता है। फिर 1990 में उदारीकरण हो जाता है। उदारीकरण के पश्चात, एलपीजी के पश्चात हम इंग्लिश और एनआरआई भाषा, मल्टीप्लेक्स हिंदी आदि को देखते हैं। क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में आ गई थी तो उसका प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। फिर डिजिटल युग में 2005 से अभी तक क्षेत्रीय सिनेमा का विकास हुआ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। ओटीटी में हिंदी भाषा की क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग होता है। ऑथेंटिक डायलेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। सिनेमा में मुंबईया हिंदी एक स्वतंत्र बोली के रूप में प्रयोग की जाती है। मुंबईया हिंदी, जिसे बम्बईया हिंदी भी कहते हैं, सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण देन है। यह मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से बनी एक अनूठी भाषा व्यवस्था है। मराठी का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। यहाँ शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर गीत की भाषा को देखते हैं। सिनेमा का काव्य शास्त्र। हिंदी सिनेमा के गीतों की भाषा एक विशेष काव्य परंपरा का निर्माण करती है। साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, गुलजार, जावेद अख्तर, इरशाद कामिल जैसे गीतकारों ने सिनेमाई हिंदी को काव्यिक उत्कर्ष प्रदान किया है। ये यहाँ दिया गया है। स्वर्णिम युग में 1940 से 1970 तक शुद्ध उर्दू हिंदी का प्रयोग किया जाता था। फिर काव्यिक छंद थे, दार्शनिक भाव, अलंकार युक्त भाषा थी। फिर रोमांटिक दौर, जब 1970 से 1990 तक का दौर था, उसमें मुंबईया हिंदी, जो बम्बईया हिंदी है, उसका मिश्रण देखने को मिलता है। पंजाबी का प्रभाव है। सामाजिक सरोकार और युवा प्रेम की भाषा का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। फिर आधुनिक युग में इंग्लिश गीतें आ गई हैं। फिर आइटम नंबर भाषा, हिप हॉप हिंदी और क्षेत्रीय फ्यूजन देखने को मिलता है। क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें तो 21वीं शताब्दी में क्षेत्रीय सिनेमा जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी के उदय ने हिंदी सिनेमा की भाषाई एकरूपता को चुनौती दी है। गंगा जल, बंद बजा बारात, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों ने ऑथेंटिक डायलेक्ट को मुख्य धारा में स्थान दिलाया है। फिर ओटीटी जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, इन सब पर भी हिंदी कंटेंट ने भाषा में एक नई स्वतंत्रता लाई है। स्कैम 1992, मिर्ज़ापुर, दिल्ली क्राइम, पंचायत जैसी वेब सीरीज ने क्षेत्रीय भाषाओं, व्यावसायिक जागरण और ऑथेंटिक बोलियों का प्रयोग करके हिंदी को एक नया यथार्थवादी रूप दिया है। फिर यहाँ उदाहरण दिया गया है। मिर्ज़ापुर में पूर्वांचली बोली का प्रामाणिक प्रयोग किया गया है। फिर पंचायत है, उसमें ग्रामीण अवधि मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया है। फिर दिल्ली क्राइम, इसमें पुलिसिया जागरण और दिल्ली की बोलचाल का प्रयोग किया गया है। यहाँ इन्हीं सब का तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। फिर भाषा की प्रमुख चुनौतियाँ यहाँ बताई गई हैं। जैसे परंपरावादी दृष्टिकोण में संस्कृत आधारित शुद्धता रहती थी। भाषाओं में देवनागरी का संरक्षण किया जाता था। व्याकरणिक नियमों का पालन किया जाता था। विदेशी शब्दों का प्रतिरोध किया जाता था। साहित्यिक परंपरा का निर्वाह किया जाता था। लेकिन आधुनिकतावादी दृष्टिकोण में ऐसा नहीं है। यहाँ भाषाई लोकतंत्र है। हर कोई अपने हिसाब से भाषाओं का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। बहुभाषी पहचान है। व्यवहारिक उपयोगिता है। नौ शब्द स्वीकृति है। नए नए शब्दों का सृजन हो रहा है। जीवंत भाषा परिवर्तन हो रही है। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि का डिजिटल संकट के लिए भी जो देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग कम होता जा रहा है और इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है, जिसमें हम रोमन लिपि में हिंदी लिखते हैं। तो इस पे भी कई विद्वान अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने सारा देखा। हिंदी भाषा का नवीन स्वरूप किसी एकल माध्यम की देन नहीं है, बल्कि यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और सिनेमा के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है। प्रत्येक माध्यम ने भाषा की एक विशिष्ट रजिस्टर एवं शैली विकसित की है, जो परस्पर प्रभावित एवं अंतर्संबद्ध है। भाषा वैज्ञानिक रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव का यह कथन है,
सर्वाधिक प्रासंगिक है कि हिंदी अब एक भाषा नहीं, भाषाओं का एक परिवार है। यह परिवार प्रिंट की औपचारिक शैली, इलेक्ट्रॉनिक की तीव्र गति, सोशल मीडिया की अनौपचारिकता और सिनेमा के कलात्मक वैविध्य को समाहित करता है। तो इस प्रकार हमने सभी को पढ़ा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से इन्हें पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। इस टॉपिक की मैं 2-3 पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम पे, जो कि इस वीडियो में नहीं भी हैं, तो आप उन सभी को एक एक बार देख लीजिएगा। और आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगली परीक्षा के वीडियो के साथ, जिसमें अस्मितामूलक हिंदी साहित्य का वीडियो आपको मिलेगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।